कहते हैं हॉस्टल की रातें हंसी मजाक से भरी होती हैं, लेकिन अगर उसी हॉस्टल की दीवारों में किसी की दबी हुई चीख अब भी गूंजती हो, तो क्या तुम वहां एक रात भी गुजार पाओगे? थोड़ा ठहराव लो, फिर धीरे से। ये कहानी उसी हॉस्टल की है जहां लौट आई थी जोया। राजस्थान का बूंदी शहर, कोटा से करीब 40 किलोमीटर दूर, यहाँ एक पुराना हॉस्टल है, शांति निवास गर्ल्स हॉस्टल। नाम भले ही शांति हो, पर पिछले कुछ सालों से वहां की रातें कभी शांत नहीं रहीं। 3 लड़कियां, अनुष्का, रिद्धिमा और कृतिका जेई की तैयारी के लिए यहां आई थीं। तीनों अलग अलग शहरों से थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक मजबूत दोस्ती हो गई थी। तीनों का सपना एक था, आईआईटी क्लियर करना और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना। लेकिन इस कहानी का चौथा चेहरा सबसे खास है त्रिशा। वो हंसमुख थी, बहुत बोलने वाली और सबसे ज्यादा शरारती। हर बात में मजाक, हर पल में ठहाका। उसे लगता था कि जिंदगी को बहुत सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई से थक जाओ तो थोड़ा मस्ती कर लो, दूसरों को छेड़ दो, डराओ, यही उसकी आदत थी। रिद्धिमा अक्सर उसे समझाती, त्रिशा पढ़ाई पर फोकस रखो, ये सब बेवकूफी बंद करो। लेकिन त्रिशा हंसकर कहती, ओह प्लीज, जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए ना, तभी तो मजा है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 12:30 बज चुके थे। सब अपने कमरे में थे। हॉस्टल की लाइटें आधी बुझी हुई, गलियारों में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। त्रिशा को अचानक ख्याल आया, चल आज एक मजेदार प्रैंक करते हैं। उसने अपने मोबाइल को ब्लूटूथ स्पीकर से जोड़ा और उसमें से घुंघरू की आवाजें बजाने लगी। धीरे धीरे वो स्पीकर को गलियारे में रखकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ठक ठक ठक, फिर भाग गई। पहले तो रिद्धिमा ने सोचा हवा होगी, पर जब दूसरी बार वही दस्तक हुई और उसके साथ वो घुंघरू की आवाज गूंजी, छन छन, तो उसने घबराकर कृतिका को जगा दिया। दोनों बाहर निकली, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर और हवा में तैरती वो धीमी सी धातु जैसी गंध। सुबह जब सब एक साथ खाने की टेबल पर बैठे, त्रिशा हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों के चेहरे तो ऐसे लग रहे थे जैसे भूत ने सच में देख लिया हो। सबने उसे घूरा, पर वो हंसती रही। उस रात उसने वही मजाक दोहराया, लेकिन इस बार गलियारे के आखिर में किसी ने जवाब दिया, कौन है वहां? आवाज बहुत धीमी थी, पर मानो सीधे कान में पिघलती हुई सी लगी। त्रिशा चौंकी, क्योंकि वो जानती थी गलियारे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई दूसरी लड़की उठ गई होगी। वो फिर भाग गई और इस बार अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन उसके मोबाइल में जो ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट था, वो अपने आप फिर से ऑन हो गया और उसमें से वही घुंघरू की आवाज फिर से बजने लगी, छन छन। त्रिशा के पसीने छूट गए। वो बिस्तर पर उठ बैठी। स्पीकर उसने तो गलियारे में रखा था, लेकिन अब आवाज उसके कमरे के भीतर से आ रही थी। वो उठी। लाइट ऑन की कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, एक एक करके कमरे के भीतर आते हुए और फिर गायब। सुबह होते ही त्रिशा ने सबको यह बात बताई, पर बाकी लड़कियां उसे हंसकर टाल गईं। अब खुद डर गई क्या अपनी ही मजाक से। त्रिशा ने भी खुद को समझाया कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही थीं। दिन बीते, क्लासेस चलती रहीं, मगर रातें अब अजीब लगने लगी थीं। हर बार 2 बजे के आसपास कोई हल्की आवाज, दीवार खुरचने जैसी या किसी के धीरे धीरे चलने की। रिद्धिमा ने एक दिन त्रिशा से कहा,
तेरे प्रैंक के बाद से हॉस्टल का माहौल ही बदल गया है। त्रिशा बोली, अबे कुछ नहीं हुआ, बस हवा है। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो गर्मियों की रात थी, हवा बिल्कुल बंद। फिर भी त्रिशा के कमरे में ठंडी लहरें दौड़ रही थीं, जैसे किसी ने एसी ऑन कर रखा हो। खिड़की बंद, दरवाजा बंद, फिर भी कमरे का तापमान अजीब तरह से गिरा हुआ था। वो बिस्तर पर लेटी थी, तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। ब्लूटूथ फिर से अपने आप कनेक्ट हुआ और इस बार घुंघरू नहीं बल्कि किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। अब मेरी बारी है। त्रिशा का पूरा शरीर सिहर गया। उसने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दरवाजा मत खोलना। उसने फोन फेंक दिया और कंबल में छुप गई। बाहर से फिर वो धीमे कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक, और फिर किसी के नाखूनों से दरवाजा खुरचने की चर चर। सुबह जब सूरज उगा, त्रिशा को लगा शायद वो सपना था, पर जब उसने दरवाजा खोला तो लकड़ी पर लंबी नाखूनों की खरोंचें थीं, ताजी। उस दिन से उसकी हालत बदलने लगी। वो शांत रहने लगी, अकेली बैठी रहती, आंखों के नीचे काले घेरे, नींद गायब। रिद्धिमा ने पूछा, क्या हुआ त्रिशा? वो बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन उसे पता था कुछ तो आ गया है उसके कमरे में, कुछ जो मजाक नहीं था। 3 दिन बाद उसने फिर वही आवाज सुनी। अब तो बोलो ना, डर गई। इस बार वह आवाज उसके ठीक पीछे से आई। वो पलटी, कोई नहीं था, बस दीवार पर उसके साये के साथ एक और साया जुड़ गया था, लंबा, दुबला और बालों से ढंका हुआ। त्रिशा चीख पड़ी। बाकी लड़कियां दौड़कर आईं, पर जब कमरे में दाखिल हुईं, तो त्रिशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कमरे में ठंडी हवा थी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मजाक खत्म। सुबह के वक्त शांति निवास हॉस्टल में सबकी निगाहें त्रिशा पर थीं। वो बेहोश थी, लेकिन शरीर ठंडा जैसे बर्फ में डूबा हुआ। वार्डन और बाकी लड़कियां उसे हॉस्पिटल ले गईं। डॉक्टर ने कहा, किसी प्रकार का फिजिकल इंजरी नहीं है, शायद किसी स्ट्रेस या ट्रॉमा से बेहोश हुई है। लेकिन जब त्रिशा को होश आया तो उसकी आंखों में सिर्फ डर था, गहरा, अनकहा डर। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस दीवार को देखे जा रही थी। कृतिका ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था त्रिशा? वो धीमे स्वर में बोली, वो हंस रही थी। मेरे पीछे कौन? जिसे मैंने कभी बुलाया ही नहीं, वो खुद आ गई। किसी ने मजाक समझा, किसी ने नहीं, लेकिन रिद्धिमा का मन नहीं मान रहा था। वो उस रात त्रिशा के कमरे में ही रुकने का फैसला करती है। रात 1:45, कमरा सन्नाटा, बाहर बस कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाजें। रिद्धिमा किताब लेकर पढ़ रही थी और त्रिशा चुपचाप बिस्तर में लेटी थी। अचानक कमरे का टेम्परेचर फिर से गिरने लगा। फर्श ठंडी बर्फ की तरह महसूस होने लगी। पंखा अपने आप बंद हो गया। रिद्धिमा ने देखा कि त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी आंखें एकदम स्थिर हैं, मानो वो किसी चीज को देख रही हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रही। रिद्धिमा बोली, त्रिशा, क्या हुआ? त्रिशा ने धीरे से फुसफुसाया। वो फिर आ गई और तभी कमरे के कोने में रखे ब्लूटूथ स्पीकर से अपने आप आवाज आई, छन छन छन। घुंघरू की वही आवाज। रिद्धिमा डर के मारे कांप उठी। उसने स्पीकर उठाकर बाहर फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, स्पीकर जल उठा।
धुएं की हल्की सी लपट उठी और पूरा कमरा उस धातु जैसी सड़ी गंध से भर गया। त्रिशा बिस्तर से उठी और सीधा दरवाजे की ओर देखने लगी। धीरे से बोली, वो बाहर खड़ी है। रिद्धिमा भागकर दरवाजे के पास गई, पर बाहर कोई नहीं था। वो मुड़ी ही थी कि उसने देखा दीवार पर नमी से एक आकृति बन रही थी। धीरे धीरे मानो कोई अदृश्य उंगली से दीवार पर चेहरा खींच रहा हो। लंबे बाल, झुकी गर्दन और खाली आंखें। दोनों चीख पड़ी। बाकी लड़कियां दौड़ी आईं। पर जब सबने देखा दीवार फिर से सूखी थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन हॉस्टल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के बाथरूम में अपने आप नल खुल जाते, कभी गलियारे में किसी के कदमों की आवाज और रात को किसी के रोने की धीमी फुसफुसाहट। लड़कियां अब सच में डरने लगी थीं। वार्डन ने साफ कहा, ऐसे वहम से डरना ठीक नहीं। यह पुराना बिल्डिंग है, आवाजें गूंज जाती हैं। पर रिद्धिमा ने तय किया कि वो पता लगाएगी कि त्रिशा के कमरे में ऐसा क्या है। रात में सब सो गए तो वो त्रिशा का फोन लेकर बैठी। उसने स्पीकर को चेक किया। कई फाइलें थीं, लेकिन एक फाइल पर लिखा था डू नॉट प्ले। वो घबरा गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने फाइल चला दी। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा था, फिर सुनाई दिया किसी लड़की की सांसें, बहुत धीमी, बहुत पास। और फिर, क्यों बुलाया मुझे? फोन अपने आप बंद हो गया। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत स्क्रीन देखी। उस फाइल का साइज अब 666 MB दिखा रहा था। उससे पहले सिर्फ 6 MB था। अगली सुबह त्रिशा अपने कमरे में नहीं थी। सबने उसे ढूंढा, बाथरूम, टेरेस, गेट के पास कहीं नहीं। फिर हॉस्टल की पीछे वाली दीवार के पास किसी ने देखा त्रिशा बैठी थी, आंखें खुली पर स्थिर। वो कुछ बुदबुदा रही थी। रिद्धिमा पास गई तो सुना, वो यहां मरती नहीं, वो यहां रहती है। और दीवार के नीचे पुराना सीमेंट उखड़ा हुआ था। रिद्धिमा ने ध्यान से देखा। वहां किसी पुराने नाम की खुदाई थी। जोया नाम उखड़ा हुआ, लेकिन साफ पढ़ा जा सकता था। वार्डन ने बताया, यह हॉस्टल पहले एक मुस्लिम परिवार का घर था। उनकी बेटी जोया कई साल पहले यहीं मरी थी। कहते हैं उसने आत्महत्या की थी। वो नाम सुनते ही त्रिशा के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे उसे वही नाम सुनना था। वो बोली, वो मरी नहीं थी, किसी ने उसे यहां बंद कर दिया था। सब सन्न रह गए, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। और त्रिशा के होठों से यह कैसे निकली? उस दिन के बाद से त्रिशा की तबीयत और बिगड़ने लगी। वो कभी अपने आप हंसती, कभी रोने लगती, कभी अंधेरे को देखकर बात करती। मैंने तो मजाक किया था ना, माफ कर दो। रिद्धिमा ने एक बार देखा कि वो कमरे के फर्श पर उर्दू में कुछ लिख रही है। उसने पूछा, तू उर्दू कब से जानने लगी? वो बोली, मैं नहीं, वो जानती है। और अगली ही पल उसने अपना सिर दीवार से जोर से टकरा दिया। खून बहने लगा, लेकिन वो हंस रही थी। अब मजाक पूरा होगा। रात होते ही हॉस्टल की लाइट्स भड़कने लगी। सब दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। गलियारों में वो घुंघरू की आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। लड़कियां रोने लगी। वार्डन ने गेट बंद करवा दिया, पर आवाज रुक नहीं रही थी, बल्कि अब वो करीब आ रही थी, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। हर बार किसी को लगता जैसे कोई लंबी चोटी वाली लड़की खिड़की के पास खड़ी है और बस देख रही है। रिद्धिमा ने त्रिशा को उठाया और जोर से झकझोरा, बोल, कौन है वो? त्रिशा के होंठ धीरे धीरे खुले।
उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और बहुत पुरानी। जोया, वो नहीं चाहती कोई उसकी नींद तोड़े। और तभी कमरे की ट्यूबलाइट फट गई। कांच के टुकड़े उड़ते हुए दीवार पर लगे उस पुराने नाम जोया पर जा गिरे। फर्श पर ताजा खून की बूंदें टपकने लगी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी थी। सिर्फ त्रिशा की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो रात बाकी हर रात से अलग थी। पूरा हॉस्टल बिजली जाने से अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों से आती हवा भी थम चुकी थी, जैसे हर चीज जोया के डर से रुक गई हो। रिद्धिमा ने त्रिशा को देखा। वो खिड़की के पास बैठी थी, बाल उलझे हुए, आंखें शून्य में टिकी। होठों पर बस एक ही शब्द बार बार दोहरा रही थी, जोया, जोया, जोया। रिद्धिमा ने पास जाकर धीरे से कहा, कौन थी जोया? त्रिशा का सिर धीरे से घूमता है, उसकी आवाज बदल जाती है। वो जिसे सबने धोखा दिया, जिसे इस दीवार में दफनाया गया था। रिद्धिमा के रोंगटे खड़े हो गए। दीवार में। उसने तुरंत फोन की टॉर्च जलाई और कमरे की दीवार को गौर से देखा। सीमेंट के नीचे कुछ उभरा हुआ दिख रहा था, मानो किसी ने जल्दबाजी में उसे बंद किया हो। टॉर्च के उजाले में उखड़ी हुई परत के बीच छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, भीतर से खुरचने के। रिद्धिमा के हाथ कांप गए। त्रिशा, तू कैसे जानती है ये सब? लेकिन जवाब जोया ने दिया, क्योंकि अब मैं उसके अंदर हूं। वो आवाज कमरे के हर कोने से गूंजने लगी। फर्श पर टॉर्च गिर गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। रिद्धिमा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे साफ दिखा दीवार के बीचों बीच एक धुंधली आकृति बन रही थी। एक लड़की, लाल दुपट्टे में, अधूरी आंखें और हाथों में खून के धब्बे। उसने कहा, मैं हंसी थी जब उन्होंने मुझे रोका था, अब वो सब रोएंगे। सुबह तक रिद्धिमा को नींद नहीं आई। वो भागकर वार्डन के पास गई, सब बताया। वार्डन का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। इन बातों का जिक्र मत करो बच्ची, ये जगह पहले से ही बदनाम है। रिद्धिमा बोली, मतलब आपको पता था? वार्डन ने धीमे स्वर में कहा, जोया यहाँ की मालिक की बेटी थी, 10 साल पहले। बहुत खूबसूरत, पर अपने ही घर में कैद। कहते हैं उसने किसी हिंदू लड़के से प्यार किया था और उसके परिवार ने उसे दीवार के पीछे बंद कर दिया, जिंदा। वो चुप हुई, फिर बोली, और फिर इस घर को हॉस्टल में बदल दिया गया। किसी ने कभी उस हिस्से को नहीं खोला। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो अब भी? वार्डन बोली, हाँ, शायद उसका गुस्सा अब भी यहां है। उसी दोपहर त्रिशा गायब हो गई। कितनी भी कोशिश की गई, वो नहीं मिली। कभी कोई कहता उसने छत पर किसी को चलते देखा, तो कोई कहता नहीं, वो नीचे पानी की टंकी के पास थी। रिद्धिमा अब टूट चुकी थी। वो डर नहीं रही थी, बस जवाब चाहती थी। उसने अकेले जाकर त्रिशा का कमरा खोला। दरवाजे पर वो खुरचने के निशान अब और गहरे हो गए थे। भीतर हवा ठंडी और दीवार से आती गंध इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल। वो दीवार के पास गई जहां जोया लिखा था। हाथ रखा सीमेंट अभी भी गीला था। अचानक दीवार से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। रिद्धिमा ने कांपते हुए पूछा, जोया, त्रिशा कहाँ है? अंदर से फुसफुसाहट आई, वो मेरे साथ है। दीवार हिलने लगी, जैसे अंदर कोई दबा हुआ हो।
और अगले ही पल दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। धूल के बीच एक पुरानी चुन्नी सड़ी हुई और खून में लिपटी, और उसी पर गिरा त्रिशा का लॉकेट जो उसने कल पहना था। रिद्धिमा चीख पड़ी, त्रिशा, लेकिन जवाब आया, वो वही है जहां मुझे छोड़ा था। दीवार के भीतर से धीरे धीरे किसी के खरोंचने की आवाज आने लगी। चर चर चर। हर खरोंच मानो किसी दबी हुई आत्मा की सिसकी थी। रिद्धिमा ने समझ लिया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने हॉस्टल की बाकी लड़कियों को बुलाया। सबने मिलकर दीवार का पूरा हिस्सा तोड़ने का फैसला किया। मजदूर बुलाए गए, हथौड़े चले, और जैसे जैसे दीवार गिरी, अंदर से धूल, बदबू और कुछ ऐसा निकला जिससे सबकी सांस थम गई। वहां सीमेंट के नीचे हड्डियों का ढांचा था, एक लड़की का कंकाल, लाल दुपट्टा अब भी लिपटा हुआ, और पास ही जले हुए घुंघरू। सभी चीख पड़ी, लेकिन रिद्धिमा अब रो नहीं रही थी। वो बस त्रिशा को ढूंढ रही थी। त्रिशा कहाँ है? बताओ, त्रिशा कहाँ है? तभी पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो त्रिशा की हुआ करती थी। वो पलटी और देखा त्रिशा वहीं खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर वो शरारत नहीं थी। आंखें काली, होंठ सूखे, और आवाज सी किसी और की थी। अब कोई मजाक नहीं करेगा, रिद्धिमा ने कांपते हुए कहा। जोया, उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। जोया मुस्कुराई। क्यों नहीं? उसने मुझे बुलाया था ना, मजाक में ही सही। उसने मेरी नींद तोड़ी थी। रिद्धिमा ने हाथ जोड़ लिए। वो नहीं जानती थी तुम यहां हो, वो बस खेल रही थी। जोया की आंखों में एक पल को दर्द झलका। मैं भी खेल ही रही थी जब उन्होंने दीवार बंद कर दी थी। कमरे में ठंडी हवा घूमने लगी। घुंघरू की आवाज तेज हवा होती गई। सारे बल्ब एक एक कर फट गए और त्रिशा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। अगली सुबह हॉस्टल में अजीब सन्नाटा था। त्रिशा अब भी सोई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत। किसी ने कहा वो अब ठीक है, पर रिद्धिमा को पता था कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तो उसने देखा दीवार पर आबाबम अभी जोया नहीं लिखा था, बल्कि ताजी उंगलियों से उभरा नया नाम था, त्रिशा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? रिद्धिमा ने फोन ऑन या बाबा और रिकॉर्डिंग चालू की। उसने कांपते हुए कहा, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना हॉस्टल नंबर 3 में कोई जिंदा नहीं बचा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, आवाज टूटी हुई। कल रात त्रिशा जागी थी, लेकिन वो त्रिशा नहीं थी। वो रात जब रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खुद खुला, त्रिशा अंदर आई, वही चेहरा, पर निगाहें खाली। हाथ में वही टूटा घुंघरू जो दीवार के अंदर मिला था। वो हंसते हुए बोली, काफी सो गई ना रिद्धिमा? रिद्धिमा पीछे हटी। जोया, उसे छोड़ दो कृपया। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, जोया की आवाज आई, क्योंकि अब मैं वही हूं। वो आगे बढ़ी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियों के शीशे धुंध से भर गए और दीवार पर एक शब्द खुद उभर आया, मुक्ति। रिद्धिमा ने कांपते हुए पूछा, तू मुक्ति चाहती है? जोया ने सिर झुका लिया। हाँ, पर उसके बिना नहीं। मतलब मेरा जिस्म गया, पर मेरी रूह अब उसके जिस्म से बंधी है। अगर वो जिएगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। रिद्धिमा के गले से आवाज नहीं निकली। तो अब या तो वो या मैं। अचानक बिजली चली गई।
कमरा फिर उसी काले अंधेरे में डूब गया। रिद्धिमा ने टॉर्च उठाई। त्रिशा गायब थी। सिर्फ दीवार पर लिखा था, टेरेस पर आओ। वो भागी, सीढ़ियां चढ़ती गई। हर मंजिल पर जोया की हंसी गूंज रही थी। घुंघरू की आवाज हर कदम के साथ और करीब आती जा रही थी। छत पर पहुंचकर उसने देखा, त्रिशा दीवार के किनारे खड़ी थी। बाल उड़ रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज जोया की थी। ये दीवार याद है, यहीं उन्होंने मुझे बंद किया था। तू त्रिशा को गिरने नहीं दे सकती। अगर वो मरेगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी, रिद्धिमा चिल्लाई। और अगर तू गई तो वो भी खत्म हो जाएगी। जोया एक पल को रुकी। उसकी आंखों में दो आत्माओं का संघर्ष चल रहा था, एक मासूम, दूसरी बदले की। फिर हवा तेज हुई। त्रिशा ने कहा, रिद्धिमा, अगर कभी मैं लौटूं तो मुझे रोक लेना। और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। रिद्धिमा की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। नीचे पहुंची तो त्रिशा का शरीर बेसुध पड़ा था, सांसें धीमी पर जिंदा। वो उसे अस्पताल ले गई, पर डॉक्टर ने सिर हिलाया। दिमागी सदमा है, शायद कुछ दिनों में खुद ही बोलने लगे। लेकिन त्रिशा कभी नहीं बोली। उसकी आंखें हमेशा किसी अदृश्य दीवार पर टिकी रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। 3 महीने बाद हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रिद्धिमा वहां से चली गई, पर डर उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हर रात उसे वही घुंघरू की आवाज सुनाई देती, धीमी पर पास आती हुई। एक रात उसने फोन खोला। पुराने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज देखने का मन किया। 3 महीने पुराने फीड में कुछ दिखा, छत पर त्रिशा की परछाई और उसके बगल में एक लड़की लाल दुपट्टे में मुस्कुराती हुई। रिद्धिमा का दिल जम गया। वीडियो अचानक काला पड़ा और स्क्रीन पर बस एक लाइन उभरी, तूने कहा था अगर मैं लौटूं तो मुझे रोक लेना। स्क्रीन फ्रीज, वीडियो खत्म। और उसी रात जब रिद्धिमा सोने जा रही थी, बिस्तर के नीचे से घुंघरू की हल्की आवाज आई, चर छनन छनन। शायद उस रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन जो चीज कैमरे में कैद हुई थी वो आज तक किसी ने किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि जो भी देखता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम देखना चाहोगे वो वीडियो?